कहते हैं ना, गुनाह को देखकर चुप रहना भी वो गुनाह से कम नहीं है। आप चुप कैसे रहे? और बीजेपी ने तब सरकार नहीं कराई जब पंडितों का पलायन हुआ, तब आपने समर्थन वापस ले लिया। आज आप राजनीति खेलने के लिए पंडितों के नाम पर खेल कर रहे हैं। शो चलाने के लिए कोई भी पैसा जिसके पास है वो एक क्या 10 साल बुक करा के शो दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद वो जिस ये हालात सबसे ज्यादा खराब हुए वो लंदन चले गए, आगे फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं। नमस्कार, प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को लाइक कीजिए ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। आज जिन खबरों पर हम तबसरा करने जा रहे हैं, डीजल के भाव एक बार फिर बढ़े, डिलिमिटेशन में आखिरी दिन 700 से ज्यादा सुझाव लोगों ने दिए, जम्मू में बाहरी लोगों को काम नहीं मिलेगा, अल्ताफ बुखारी, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का हुआ पुनर्गठन। इन खबरों में तबसरा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जी। सतीश जी, जिस बात की शंका थी हमें कि यूपी के चुनाव के बाद एक बार फिर महंगाई जो है वो आगे बढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी, और वही हुआ। सभी ने ये कह रहे थे कि यूपी चुनाव खत्म होते ही डीजल, पेट्रोल और गैस के जो दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि दाम उस वक्त भी बढ़ सकते थे, लेकिन चुनावों को देखते हुए वो दाम नहीं बढ़े। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आज फिर जो गैस, जो घरेलू गैस है और डीजल और पेट्रोल भी तो महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हालांकि हैरानगी इस बात की है कि पिछले दिनों कोट एंड कोट गोदी मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि रूस से हमें सस्ता तेल और गैस मिल रही है। वो उस बहाने ये संदेश देना चाहता है कि देश की जनता को अब सस्ता पेट्रोल और गैस मिलेगी। हुआ उसके ठीक उलट, जैसा कि आप कह रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि शायद चुनाव के चक्कर में इन्होंने 2 महीने 3 महीने से भी भाव रोक रखे थे बढ़ाने से। गैस पे 50 रुपये बढ़ा दिए, घरेलू गैस पे, और पेट्रोल 110 रुपये का पार हो गया। डीजल जब बढ़ता है तो सभी चीज़ें बढ़ती हैं, चूँकि ट्रक में डीजल पड़ता है, ट्रक से बहुत सा सामान का आदान प्रदान होता है। तो मैं समझता हूँ इसकी केवल वाहन चालकों पे मार नहीं है, इसकी मार आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगी, गृहिणी पर भी पड़ेगी। और अब सरकार कुछ भी तर्क दे सकती है कि देखिए यूक्रेन और रूस का झगड़ा हो रहा है, ये तो देखिए तो पहले ही हमें पता था, ये बहानेबाजी तो तमाम तरह की चलती है। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों को एक झटका है, जोर का झटका है। सतीश जी, जो डिलिमिटेशन की कल जो आखिरी तारीख थी, जिसमें हमने उस वक्त से कहा था कि तकरीबन 500 सजेशन और ऑब्जेक्शंस आए हैं, लेकिन आज जो फाइनल जो हुआ है वो 700 के करीब सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए, और बाकी 28-29 तारीख को योग का दौरा जम्मू में होगा और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। और जिस तरह से जम्मू में राजनीति तेज हो रही है, लग रहा है कि अब चुनाव इसी साल में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्शन है, चूंकि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो स्टेट मेंबर इन्होंने ऑलरेडी जो देना था ऑफिशियल तरीके से दे दिया था, बाकी जनता ने दिया। कल जो बाद में कहा जाए, कांग्रेस, नेशनल पैंथर पार्टी और जो दूसरे दल थे, उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन और ऑब्जेक्शन दिए। चूँकि कई पंचायतों को उन्होंने जो पहले के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी उनको हटाकर वहाँ जोड़ दिया, उससे दूरी भी बढ़ गई है और लोगों की दुश्वारी भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक चश्मे से लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बड़ा सोचे समझे तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की गई है, पुनर्निर्मित की गई है। अब ये तो परिसीमन आयोग जाने की सच्चाई क्या है या भाजपा जाने, लेकिन यह है कि आपत्तियां और सुझाव जो 700 कल गए हैं, उस पर निर्णय लेने से पहले 2829 साल जैसे बताया, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वो एक फाइनल अटेम्प्ट है उनका। उसके बाद उन्होंने फाइनल दे देना। उसके बाद जिस तरह बता रहे हैं, चुनाव की सरगर्मियां, तैयारियां बढ़ जानी है, और फिर देखना किस किस तरह के वादों के, झूठे वादों के पिटारे धड़ाधड़ खोले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये तो अभी भी वादे करना शुरू कर दिए हैं। कोई पार्टी कह रही है मैं 500 बिजली की यूनिट फ्री दे दूंगा। इवन भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधान
हमारे जो रविंद्र रैना जी हैं बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया बिजली फ्री करेंगे, ये तो अब समय बताएगा क्या करेंगे। तो कल जो बुखारी हैं, अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत बनेगी हम बाहरी लोगों को जम्मू में काम नहीं करने देंगे, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, और दरबार मूव को एक बार फिर बहाल किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कल मंजीत सिंह ने जो अपने यहाँ बीजेपुर में मीटिंग रखी थी वहाँ पर बोला, उन्होंने पट्टी को 2 स्टेट का नाम लिया, बिहार और यूपी। बिहार उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ खनन और शराब माफिया काबिज हो गया है बाहर का, यहाँ के लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जो संपत्तियाँ हैं उन पर भी वो कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, नौकरियाँ भी खा सकते हैं। तो उनका कहना है कि बिहार और यूपी वालों को तो यहाँ से एक मायने में कोट एंड कोट खदेड़ा जाएगा, उनको यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा नौकरी के लिए या दूसरे के लिए। लेकिन हमारा ये इनका जो कहना है ये हमारे भारतीय संविधान की मूल के एकदम विपरीत है। मुझे याद आता है कि दिल्ली में चूंकि बाहरी दबाव बड़ा लगातार बना रहता था, शीला दीक्षित लगातार दिल्ली को खूबसूरत बनाने में लगी हुई थी, उनके मुंह से कहीं निकल गया स्टेट का नाम मिल गया। उनका जो बाहरी राज्यों से दबाव बन रहा है उसके वजह से भी यहाँ सीवरेज और तमाम दिक्कतें आ रही हैं। मीडिया में बैठा हुआ इन प्रदेशों के मीडिया ने सरपरस्तों ने वो मुहिम चलाई कि शीला दीक्षित की तौबा तौबा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए, चूंकि यहाँ ब्यूरोक्रेट उनको समझ लेना चाहिए 370 अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात का है जी, हमें एक बात और भी माननी पड़ेगी जी, कि ये हम कह तो रहे हैं हाँ, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के कितना काम कर रहे हैं। सबको हमारे कुछ हिस्से ऐसे फील्ड हैं जिसमें बिल्कुल वो हाथ नहीं डाल रहे हैं, और सभी बाहरी हैं, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे मेसन है, चाहे कारपेंटर है, चाहे कोई भी है। ऐसे भवन निर्माण की बातें हैं। हम जो हमारे यहाँ पे काम आगे आ ही नहीं रही है लड़के। आज कहीं भी लेबर ढूंढने जाओ आपको नहीं मिलेगी, सारी की सारी लेबर वहीं से होगी, बाहर की आके आपको मिलेंगी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आप कहाँ से लाओगे, बिल्कुल उनको तो आप बाहर निकाल दोगे, काम नहीं दोगे। आप ये कहते नौकरियां नहीं देंगे, मान सकते हैं। अब बाकी के काम करने के लिए आप जम्मू कश्मीर से अब तो मैं अभी तो कश्मीर फाइल की बात चल रही है तो उसमें भी हम जिक्र करेंगे। अब जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल गया, वो जमाना खत्म हो गया जब यहाँ पे आके मजदूर लोग आके करते थे, मजदूरी करते थे जम्मू कश्मीर के। अब तो मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर का मिलता ही नहीं है। इवन पंजाब के अंदर भी बिल्कुल वहां पे किसानों को नहीं किसानी करने के लिए नहीं मिलते, वो बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं, मजदूर आ रहे हैं। ऐसे हालात बन चुके हैं हाँ, कि काम करना अपने हाथों से पसंद ही नहीं। या तो इजी इनकम कहीं से आना शुरू हो गई है, जब तक उस इनकम पे कंट्रोल नहीं किया जाता, जब तक ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता, जब तक नशे के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता, इन लड़कों को, इन लोगों को मेन स्ट्रीम वो नहीं है, मेन स्ट्रीम ये है जिनमें नहीं लाया जाता, तब तक आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो। नहीं, आप देखिए केवल इतना नहीं, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर जितनी बड़ी परियोजना चल रही हैं हाँ, चाहे वो पन बिजली परियोजना या यहाँ पर रेल परियोजना या गुफाएं जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, सब प्रवासी मजदूर कर रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर को एक नए सिरे से निर्मित करने अरसे से कर रहे हैं। ये निर्माण जो किया है ये प्रवासी लोगों ने किया है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये यूटी है बन गई, अब प्रदेश था तब भी बाहर से नौकर से आते थे, तब रेशियो थी इतने % लोकल होंगे, इतने बाहर से आएंगे, सेंट्रल कैडर से आएंगे। लेकिन अब यूटी है, आप इन बातों को कैसे अमल में ला सकते हैं? और ये तो घोर आपत्तिजनक बयान है उनका, मैं समझता हूँ इनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये एक महीने में आप एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल विवाद से अलग हटके बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए भी चूंकि आपको बीजेपी की बी लाइन कहा जाता है, जी जी, इससे बीजेपी पे भी लपेटा आएगा कि आप ऐसे लोगों को साथ लेके कैसे चल रहे हैं जो बाहरी राज्यों के लोगों के प्रति इतने मन में द्वेष रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कश्मीर फाइल की आपने बात की, कश्मीर फाइल का जो अभी तक जो बवाल है वो थम नहीं रहा। आज जम्मू में आपसा थिएटर में भी जो विश्व कश्मीरी समाज के संस्थापक है, जहाँ पे प्रधान है किरण वातल, उन्होंने एक फ्री शो रखा है आपसा थिएटर में, जितने भी कश्मीरी पर्यटक सभी के लिए रखा है कि वो आके वो देखें उस वक्त कश्मीर के हालात क्या थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त के जो हालातों के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दोषी बहुत ज़्यादा ठहराया जाता है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी दे दी जाए।
असल में दोष कौन है, दोषी कौन है? दोषी केंद्रीय सरकार है, उस वक्त की केंद्रीय सरकार है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। देखिए, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमें याद आता है 1987 का वो दौर जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी मफ बना था और फारूक अब्दुल्ला थे। जी। और जब चुनाव हुआ, सलाउद्दीन किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया। अगर ना रिगिंग उस टाइम चुनाव में होती तो वो ना गन उठाता ना पार जाता। उसमें ये चुनाव लड़े थे, सैयद अली गिलन जीत गए थे, अब्दुल गनी लोन जीत गए थे, बाकी लोग हार गए थे। और उसमें सलाउद्दीन भी हारा था। और कहा, आरोप यह है कि वो शायद जीत रहा था। हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, हम कह भी नहीं सकते ऑथेंटिकली सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन वो हालात कैसे बने उसमें कहीं ना कहीं फारूक साहब आपकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी रही है। आप कहते हैं ना, गुनाह को देखकर चुप रहना भी वो गुनाह से कम नहीं है। आप चुप कैसे रहे? कश्मीरी लीडरशिप, मेरा मानना यह है, हम आम कश्मीरी की बात करें, कश्मीरी लीडरशिप मैं कहता हूँ इन मेजॉरिटी उसमें कसूरवार है। उसको अपने तरीके से ये जो मर्जी कहते रहे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये नहीं कहा कि गन उठा लो, लेकिन आपकी खामोशी भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी। आप लोगों ने क्यों नहीं उस वक्त कहा कि ये गलत हो रहा है? ये कश्मीरी पंडित हमारे कल्चर, साझा कल्चर है, साझा रहना सहना है, सब कुछ है। उस समय अगर आपने इनका मॉरल बूस्ट किया होता तो ये स्थिति ना बनती। हाँ, इतना जरूर है, चूंकि टारगेट अगर आप किसी लीडर को करोगे तो वो बोलेगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और फारूक अब्दुल्ला जिस टाइम जब पलायन हुआ उस टाइम तो गवर्नर रूल था, लेकिन कहते हैं वो जो लावा था वो इन्हीं के जमाने में इकट्ठा हुआ और फटा आके जगमोहन के वक्त। और जगमोहन को हम पूरी तरह दोषी नहीं दे सकते, क्योंकि जगमोहन साहब की कोशिश थी कि किसी तरह ये जो एक बड़ा तूफान आ रहा है उसको मैं कैसे रोकूं। और उस वक्त के जो हालात थे, मैं समझता हूँ हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ठीक है, हो सकता है उनको उस टाइम ये निर्णय ठीक लगा हो तो उन्होंने उसी को अमल में लाया हो। लेकिन सेंटर की सरकार की ओर जो इशारा कर रहे हैं, उस टाइम बीपी सिंह की हुकूमत थी, सपोर्ट कौन कर रहे थे? बीजेपी वाले। और बीजेपी ने तब सरकार नहीं कराई जब पंडितों का पलायन हुआ, जब रथ यात्रा पकड़ी गई उनके बिहार में, लालू यादव ने पकड़ी आडवाणी की, तब आपने समर्थन वापस ले लिया। और आज आप राजनीति खेलने के लिए पंडितों के नाम पर खेल कर रहे हैं। ये भी कश्मीरी पंडितों को एक बड़े वर्ग का कहना है। और शो चलाने के लिए कोई भी पैसा जिसके पास है वो एक क्या 10 साल बुक करा के शो दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद वो जिस वक्त ये हालात सबसे ज्यादा खराब हुए वो लंदन चले गए, आगे फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल 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 जी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो एक बार फिर अमरनाथ जो श्राइन बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया गया है। जैसे माता वैष्णो देवी की कभी पुनर्गठन कुछ दिन पहले हुआ था, अब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का भी पुनर्गठन किया। इसमें पहले 10 मेंबर थे, अब 8 रखे गए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति जो जिनको कल ही राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है वो भी सदस्य हैं, और कुछ सदस्य पुराने हैं, कुछ सदस्य निकाल दिए गए हैं। जी जी। तो उपराज्यपाल चूंकि हेड है, स्टेट के भी हेड हैं और दोनों श्राइन बोर्ड के हेड हैं। तो हालांकि नामांकन उनके नाम से होता है, लेकिन फाइलें कई और से घूम के आती हैं। तो इसमें यह है कि चूंकि अमरनाथ यात्रा इस बार उम्मीद है कोरोना कंट्रोल में है, तो हम तो कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ कृपा बनाए रखे। इस बार यात्रा हो चुकी 2 बार तो पूरी तरह प्रतिबंधित, और उससे पहले आतंकी हमले की वजह का कारण बता के जिसके 2 दिन बाद सत्ता टूट गई थी, तो तब भी यात्रा आधुनिकार रोक दी गई थी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई गई है। हम इनसे अनुरोध करते हैं, बल्कि उम्मीद रखते हैं कि जो नए सदस्य बने हैं या पुराने हैं, इस यात्रा को और कैसे बेहतर किया जाए उस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। केवल कई लोग नामांकन होने भर से खुश हो जाते हैं कि हमारा एक रुतबा बढ़ गया, लेकिन चूंकि भोलेनाथ की मर्जी है, आपको श्राइन बोर्ड का सदस्य बने हैं तो यात्रा को और कैसे सुगम और बेहतर बनाया जाए, इसमें भी आपको काम करना होगा। जी सतीश जी, तबसरा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये था प्रोग्राम तबसरा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।